हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि कस्टम के ऊपर कोई अमेंडमेंट क्लास या कोई मैराथन या कोई स्पेशल क्लास। तो मैं बताऊं, कस्टम में ऐसा कोई अमेंडमेंट आया ही नहीं है कि जिसके लिए अलग से अमेंडमेंट क्लास बनाई जाए। लेकिन फिर भी मैं एक कस्टम की स्पेशल क्लास आप लिए अरेंज कर रहा हूं। इन दिनों में कुछ सम्स कंट्रोवर्शियल है, उन सम्स को अपने डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि वो सम्स एग्जाम्स में हिट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट क्लास के नाम पे मैं आपको बेवजह नॉन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट करा के आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। एक आधे अमेंडमेंट है जो कि कोई काम के नहीं है। एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। उसमें 2022 में पूरा रूल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो वो आप पूरा का पूरा रूल्स ही नए से पढ़ लेना, ठीक है। वो एकदम समझदारी नहीं है कि आप 2017 वाला या 2021 वाला रूल पढ़ो, 2022 वाला ही अपडेटेड रूल ही पढ़ना। कौन सा चैप्टर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। उसको छोड़ दो तो कोई भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं आया है। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन दिनों में आ रहे हैं पिक्चर्स में, जो एग्जाम्स में हिट हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कस्टम स्पेशल क्लास। कस्टम स्पेशल क्लास, लेट्स स्टार्ट। पहला मैं सम कराने जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कस्टम वैल्यूएशन। कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम वैल्यूएशन में हम सबको पता है, फ्रेट यदि दिया हुआ है तो एक्चुअल, और नहीं दिया हुआ है तो 20% ऑफ एफओबी। लेकिन यदि गुड्स एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो फ्रेट दिया हुआ भी हो तब भी मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ एफओबी। अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्रेट कहां से कहां तक? ऑप्शन 1, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है ये। व्हाट इज दिस? एक्सपोर्टर की फैक्ट्री। ये है एक्सपोर्टर का पोर्ट, एक्सपोर्टर का पोर्ट। और ये है इंडिया, इंडियन पोर्ट। तो आप फ्रेट जो बोल रहे हो मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक फ्रेट 20% ऑफ एफओबी और इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी, यहां तक। या फिर यहां से यहां तक, यानी एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्री से लेके यहां तक फ्रेट कहां का मैक्सिमम 20% लिया जाएगा? इसको लेके सीए इंस्टीट्यूट ने इस बार इन दिनों में, इस बार नहीं, इन दिनों में एक दो सम ऐसे सॉल्व कर दिए अपने सजेस्टेड आंसर्स में कि उनके अनुसार ये फ्रेट यहां से यहां तक आना चाहिए। अभी तक जितनी भी किताबें हैं, अभी तक जिन्होंने भी सम्स को सॉल्व किया, क्या सीए इंस्टीट्यूट, क्या सीएमए इंस्टीट्यूट, या सीएस फाइनल वाले इंस्टीट्यूट ने, या फिर मार्केट की पॉपुलर किताबों में, सभी में फ्रेट यहां से यहां तक का कंसिडर किया गया। लेकिन इन दिनों में सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ सम्स को ऐसे सॉल्व किया, वो ये बताना चाह रहे कि जो फ्रेट 20% की लिमिट है वो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से यहां तक। पहले मैं दिखाता हूं वो सम कैसे डिजाइन किए हैं, फिर मैं दिखाता हूं वो अपने कैसे करते थे और अब नए तरीके से वो कैसे कर रहे हैं, और फिर मैं बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑथर्स ने अपनी किताबों में छापा है कि सीए इंस्टीट्यूट ने रॉन्गली सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं कि ये सीए इंस्टीट्यूट का मामला है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया इसलिए सीएस इंस्टीट्यूट को क्यों या सीएमए इंस्टीट्यूट को क्यों परेशान होना है, हम सीएमए के स्टूडेंट इसलिए क्यों माथापच्ची करें।
लेकिन बच्चों जब कोई बड़ी चेंज आती है, देखो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट में डिस्कशन हो रहा है, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, जरूर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये मत सोचो कि ये सीए इंस्टीट्यूट का मामला हम लोग को क्यों बता रहे हैं, ये कस्टम वैल्यूएशन का मामला है भाई, कोई सीए या सीएमए इंस्टीट्यूट का मामला नहीं है। और कस्टम वैल्यूएशन जिन जिन के सिलेबस में है उन सब के लिए बहुत वाइटल चीज है। और सुनते हैं सम कैसे दिया हुआ है। ओके, सम दिया हुआ है एच इंपोर्टेड गुड्स goods from exporter's factory at $40,000. Freight incurred from exporter's factory to export port $2,000. Loading at export port $1,000. Vessel freight paid. Vessel freight paid. Vessel freight paid. Air freight paid. Air freight paid $6,000. 6,000. 6,000. ठीक है, आगे बात करें। $6,000. फाइंड असेसेबल वैल्यू। मैंने उस सम का जो डिबेटेबल पार्ट है ना, बस वो यहां पे डिस्कस किया है, पूरा सम यहां पे डिस्कस नहीं किया है। सम का सिर्फ डिबेटेबल पार्ट हमने यहां पे डिस्कस किया है। और लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं कौन से तरीके से सॉल्व कर रहा हूं? सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम लोग पुराने तरीके से सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, हम लोग अपने पुराने तरीके की बात करें तो हम लोग सॉल्व करते थे ऐसे सम्स को। सबसे पहले लेते थे ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते थे 40,000। फिर एट एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(1) और ये बोलते एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सपोर्टर बॉन्ड बाय इंपोर्टर शैल बी एडेड टू एसेसेबल वैल्यू। उस क्लॉज में हम लोग ये फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट पोर्ट फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू एक्सपोर्ट पोर्ट ऐड कर देते। ये हो गया $2,000। लोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट ऐड कर देते $1,000। ये आ जाता अपना FOB $43,000। ठीक है, अब एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(2) इसमें हम लोग फ्रेट लेते फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्ट पोर्ट टू इंपोर्ट पोर्ट। यहां पे फ्रेट बाई एयर है तो मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ FOB, दैट इज 20% ऑफ 43,000
दैट इज 8,600। मैक्सिमम इतना हम लोग फ्रेट ले सकते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल फ्रेट कितना है 6,000, तो हम पूरा ले लेते 6,000। 6,000। अब उसके बाद इंश्योरेंस, सब में नहीं दिया हुआ इंश्योरेंस, तो 1.125% ऑफ एफओबी, तो 43,000 का 1.125% हो गया 483.75। और इस तरीके से CIF हमारा आ गया, या असेसेबल वैल्यू हमारा आ गया 49,483.75। हम लोग इस तरीके से सम बना रहे थे, ठीक है, ये हमारा तरीका था। अब इंस्टीट्यूट इसको इंटरप्रेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने 40,000 लिया, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने 40,000 लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्रेट एक्सपोर्ट पोर्ट टू, नहीं, एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री टू इंपोर्ट पोर्ट, ये सारा जोड़िए, तो फ्रेट आपका हो जाएगा 6,000, 2,000 और 1,000। तो आपका फ्रेट हो जाएगा 9,000 डॉलर, 9,000, 9,000। परंतु ये लेंगे मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ एफओबी। 20% ऑफ एफओबी में कोई दो राय नहीं है कि एफओबी तो 43,000 ही होगा, तो ये एफओबी निकालेंगे इनर कॉलम में 40,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, इनर कॉलम में निकालेंगे 40,000, 2,000, 1,000, और फिर ये बोलेंगे 43,000 का 20%, यानी मैक्सिमम रेट आएगा 8,600। मतलब इस 9,000 को दे विल रिस्ट्रिक्ट टू 8,600। कंफ्यूजन बढ़ रहा है, आई अंडरस्टैंड, परंतु ये कंफ्यूजन का बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेट के ऊपर 20% ऑफ एफओबी का रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है, वो क्या चीज पे, पोर्ट टू पोर्ट या फैक्ट्री टू पोर्ट, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये डिबेट ऑन है। और यदि आपको लगता है आप ही का मेथड राइट है, ये पुराना वाला, ऐसा होता तो चेंज की बात ही कहां से आ रही होती। परंतु बहुत पॉपुलर किताबों में ऐसा दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने ये गलत किया है, यही सही है। परंतु इसमें आने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, एक थॉरो एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ने किया कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा सही गलत, और फिर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रेट है ना, सिर्फ 6,000 थोड़ी है, 6,000 फ्रेट तो पोर्ट टू पोर्ट में लगा है, यहां का फ्रेट है 6,000, यहां का फ्रेट है 2,000, यहाँ पे फ्रेट लगा 1,000, तो 2 और 1 3 6 9,000 फ्रेट है। और ये 9,000 फ्रेट रिस्ट्रिक्टेड होगा 20% ऑफ एफओबी, और एफओबी वैल्यू यहां की नहीं होती, एफओबी का वैल्यू, इनका नाम ही है फ्री ऑन बोर्ड, तो एफओबी वैल्यू यहीं की लेंगे, एफओबी वैल्यू यहीं की लेंगे, इसलिए ये 40 प्लस 2 प्लस 8, 43,000 इज द एफओबी। एफओबी 43,000 हो गया, तो यहां से यहां का टोटल फ्रेट 20% ऑफ एफओबी हो सकता है, 9,000 नहीं हो सकता, 8,600 हो सकता है, ऐसा इंस्टीट्यूट इंटरप्रेट कर रहा है। अरे देखो ना यार, सीएमए इंस्टीट्यूट इंटरप्रेट कर रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट इंटरप्रेट कर रहा है, बात तो वैल्यूएशन टॉपिक की हो रही है ना। 48,600, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सीए इंस्टीट्यूट वालों को नहीं आता, सीएमए इंस्टीट्यूट वालों को आता है, या वाइस वर्सा? नहीं। 48,600। अब इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस में जो लोचा नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस तो 1.125 ऑफ एफओ भी लेना है, और एफओ भी तो हम दोनों ही मान रहे हैं 43,000, तो ये वही डेटा आएगा 483.75। लेकिन आप देख सकते हो कि असेसेबल वैल्यू चेंज हो गई, असेसेबल वैल्यू हो गई 48,600 प्लस 483.75, 49,083.75। दोनों के आंसर्स टोटली चेंज हो गए। और अच्छी बात ये है ना कि इसमें असेसेबल वैल्यू कम आ रही है, तो ये गलती से ही, लेकिन मुझे तो हरा वाला ही पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरे क्लाइंट का टैक्स बच रहा है, मेरे क्लाइंट का टैक्स बच रहा है भाई। मैं क्यों नहीं ऐसे इंटरप्रेट करूं बताओ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को ये याद है। हाँ, क्लाइंट का बच रहा है ना टैक्स। तो मैंने आपको बता दिया डिबेट कहां था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सही क्या गलत क्या। सीए इंस्टीट्यूट जो दो सम्स को ऐसे बनाया है, वो बात बात ही सम तो ऐसे ही बनाया है। बांगर साहब की किताब कहती है कि ये ऑल्टरनेट व्यू है, मेन व्यू ये है, ये तो गलत ही है। लेट्स डिस्कस द मैटर कि सही क्या है। तो सही क्या है गलत क्या है ना, ये आपके मेरे बोलने से नहीं होगा, ये लॉ के बोलने से होगा, ना तो तेरा ना मेरा, सिर्फ लॉ का। एक बार लॉ को देखे, लॉ क्या बोल रहा है। हे लॉ प्रकट होइए, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। लॉ बोलता आते हैं भैया, आइए सर। वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। जहां पे 10 टू की फ्रेट की बात हो रही है, वहां पे देखिए लैंग्वेज क्या है। वहां पे लैंग्वेज है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, loading, unloading and handling charges associated with delivery of the imported goods to the place of importation. Where freight is not known, then the cost referred to in clause A is not ascertainable, then such cost shall be 20% of FOB. कौन से कॉस्ट की बात हो रही है? सच कॉस्ट। सच कॉस्ट मतलब क्या? एज रेफर्ड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या? ये the cost of transportation, loading, unloading and handling charges associated with the delivery of imported goods to the place of importation. तो loading, unloading, handling and transportation, यदि ये नहीं पता हो तो इसको लीजिए 20% ऑफ एफओबी। कहीं नहीं बोला ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, बस खाली ट्रांसपोर्ट बोला है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पोर्ट टू पोर्ट या फैक्ट्री टू पोर्ट, या फैक्ट्री टू मतलब फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट, या पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। अभी तक हमारी धारणा ये थी फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि हम सोचते थे एफओबी बोल रहा है तो एफओबी तक तो पहुंचो, उसके बाद 20%। लेकिन लॉ में ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। लॉ में बोला हुआ है ट्रांसपोर्ट। तो ऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर देखो ना वर्ड दिया लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, ये सब मिला के मैक्सिमम हो सकता है 20% ऑफ एफओबी। तो ये जो नया तरीका इजहार किया गया है वो बेसलेस नहीं है, वो बेसलेस नहीं है। और खास करके जब मेरे क्लाइंट का टैक्स बच रहा है तब तो मुझे हरा ही हरियाली नजर आ रही है, हरे में ही हरियाली नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, क्योंकि ये बात तो सही है ना कि 20% ऑफ एफओबी बोला हुआ है, तो पहले एफओबी तक तो पहुंचो, उसके बाद 20% की बात करना।
वो एक थॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो कि गलत नहीं है, लेकिन अब मुझे ये इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे मेरा टैक्स बच रहा है। मुझे ये दोनों कॉस्ट में ऐड नहीं करने पड़ रहे, यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने, यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो भैया जी दोनों में से कोई भी बेसलेस नहीं है। एंड राइट नाउ जब तक किसी कोड का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक दोनों ऑथेंटिक है। और मैं आपको कहता हूं कि यदि आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप दोनों मेथड से बना के आ जाइए। और यदि आपको ये मेथड अभी तक इतना क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्लियर करिए, नॉलेज क्यों छोड़ रहे हो। एग्जाम में आप इस मेथड से कंटिन्यू कर सकते हो, ओल्ड मेथड से। एग्जाम में आप ओल्ड मेथड से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये जो ग्रीन वाला मेथड है ना वो आपको सीखना जरूरी है क्योंकि ये मेथड कहीं ना कहीं लॉ की लैंग्वेज के अनुसार है। आई होप यू एंजॉयड दिस सम एंड दिस सेशन। अब अपने बढ़ते अगले अगले सम की तरफ। तो सर हमें एग्जाम में क्या करना है बदवर? अरे मैंने बोला ना, यदि ग्रीन वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों ऑल्टरनेटिव से बना के आइए, क्योंकि बनाने में कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड हार्डली। ये बस हम पढ़ लिया, उसके बाद पेन चलाने में कितना जोर आ रहा है। लेकिन यदि आपको ग्रीन वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो फिर आप जिस मेथड से करते आ रहे थे अभी कम से कम इस टर्म तक तो आप उस मेथड को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ने भी अपने सारे सम को इस ग्रीन मेथड से नहीं लाया है, एक दो सम को उन्होंने ग्रीन मेथड से लाया है ना। इसलिए अभी तक ओल्ड मेथड ओके है, तो एग्जाम्स में आप ओल्ड मेथड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मेरा फर्ज था आपको नया सिखाना, क्योंकि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ये सही है और वो बोल रहा है वो सही है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बेवजह डिबेट हो रहा है। तो मैंने इस बात को तो क्लियर कर दिया यार, इस एग्जाम तक तो दोनों चलेगा, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक लेकर आता हूं इस कस्टम की स्पेशल क्लास में। इस टॉपिक में हम लोग करेंगे क्या बताएं? इसमें हम लोग करेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी। ऐसा एक सम हमने क्लास में भी किया था, लेकिन मुझे लगता है ये सब अपने को एक बार देख लेना चाहिए। सम एच imported goods as imported goods as imported goods sorry in India, product X imported from following country. Following countries. Country, developing country, quantity imported, okay, country A, B, C, D, E, other, okay. ए से इंपोर्ट हुआ है 3000, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग 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 डेवलपिंग। ए से इंपोर्ट हुआ है 3000 क्वांटिटी, बी से 2000, सी से 4000, डी से 5000, ई से 2000, ई से 2100, और टोटल आपका इंपोर्ट हुआ है 3 2 5 4 9 5 14 2 16 16 16 16। टोटल इंपोर्ट हुआ है इतना, अदर कंट्री से इतना। तो टोटल इंपोर्ट कितना हो गया? टोटल इंपोर्ट हो गया 3 2 5 5 10 4 14 2, 3 2 5 4 9 5 14 2 16,
3,000, 2,000, 4,000, 5,000, 2,000, 1,10,000. Okay, 1,26,100. Okay. फिर दिया हुआ है प्रोडक्ट प्राइस $10, एक्सचेंज रेट $1 is equal to 80 rupees, and rate of safeguard duty 20%. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सेफगार्ड ड्यूटी. और ये भी बोला गया है फाइंड सेफगार्ड ड्यूटी नहीं, फाइंड लैंडेड वैल्यू. बीसीडी 10% और जीएसटी 18%. सम क्लियर? सम साथ में हो? ओके, आओ साथ में करते हैं. तो भैया जी सेफगार्ड ड्यूटी आपकी लगेगी, पहले आप ये देखिए परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट. रेड वाला जो ना, रेड इज आंसर, रेड इज इक्वल टू आंसर. तो भैया 1,26,100, इसका 3,000 कितना परसेंटेज हुआ? 3,000 डिवाइडेड बाई 1,26,100 इंटू 100 कितना परसेंटेज हुआ? तो ये हुआ भैया 2.38%. बहुत अच्छी बात है. 2,000 बताइए कितना हुआ? तो ये हुआ 1.59%. 4,000 कितना हुआ? 4,000 कितना हुआ? 4,000 डिवाइडेड बाई 126,100, ये हो गया 3.17%. 5,000 कितना हुआ? 5,000 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 126,100, ये हो गया 3.96%. 2,100 कितना हुआ? ये हुआ 1.66%. तो आपने देखा कि यहां पे कुछ कंट्री से जब हमारा इंपोर्ट हुआ, दो दे आर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन वहां से टोटल इंपोर्ट 3% से ज्यादा हो गया. तो जहां जहां 3% से ज्यादा हो गया वहां वहां सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल, और जो जो अभी 3% के अंदर है उनको अपन नॉट एप्लीकेबल. एप्लीकेबल एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल. यहां तो एप्लीकेबल है क्योंकि ये तो डेवलपिंग कंट्री भी नहीं है, यहां तो एप्लीकेबल है. तो सब मिला के सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा 4,000 और 5,000 यूनिट पे, और इधर 1,10,000 यूनिट पे. और बाद बाकी जो यूनिट है 3,000, 2,000, 2,100, इन तीनों को जोड़ भी दे ना, इन तीनों को जोड़ भी दे, इन तीनों को जोड़ भी दे, तो ये 9% से ज्यादा नहीं हो रहा है, ये 9% के अंदर ही है. इसलिए इन तीनों पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी. तो फाइनली सेफगार्ड ड्यूटी कितने पे लगेगी? 4,000 यूनिट पे, 5,000 यूनिट पे और 1,10,000 यूनिट पे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके. मुझे बोला गया है फाइंड ड्यूटी, तो यार सबकी ड्यूटी एक साथ निकाल दूं क्या? बोल रहे हैं हाँ. मुझे लगता है ए का अलग होना चाहिए, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग और अदर. तो मैं वैसे ही करता हूं. तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एंड अदर. ओके, शुरू करें. एफओबी या ये असेसेबल वैल्यू है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं, प्रोडक्ट असेसेबल वैल्यू, असेसेबल प्राइस. अपने उसमें नहीं उलझ रहे. हाँ, तो असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू
कितना यूनिट आया? 3000, 2000, 4000, 5000, 3000, 2000, 4000, 5000 और 2100। और 1,10,000। असेसेबल वैल्यू 10 रुपए की रेट से 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, 21,000 और 11,00,000। सब डॉलर में है। सब पे बीसीडी लगेगा 10%। 3,000, 2,000, 4,000, 5,000, 2,100 और 1,10,000। सब पे SWS लगेगा 300, 10% ऑफ बीसीडी। 200 नहीं, SWS सेफगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगता। 400, 500, 210, 11,000। अब सब पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी जिस जिस पे लगनी है। सेफगार्ड ड्यूटी का रेट कितना बताया हुआ है? 30%। 30% कहाँ दिया हुआ? नहीं, 20%। ठीक है, 20% इस पे नॉट एप्लीकेबल, इस पे नॉट एप्लीकेबल, इस पे 20%, तो 8,000। असेसेबल वैल्यू का 20%। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे 22,000, 2,20,000। ठीक है, अब CVD 37। CVD 37 लगेगी इन सारी वैल्यू को जोड़ के, इन सारी वैल्यू को जोड़ के। ठीक है, तो CVD 31 पहली बार में क्या आ गया? ए के केस में आ गया 33,300 इंटू 18%, 5994। यहाँ पे आ गया 22,200 इंटू 18%, 3996। यहाँ पे आ गया 44,400 प्लस 8,000 इंटू 18%, 9432। यहाँ पे आ गया 55,500 प्लस 10,000 इंटू 18%, 11,790। अगला आ गया 21,000 प्लस 2,100 प्लस 210 इंटू 18%, 4196। और यहाँ पे 11 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 11,000 प्लस 2,20,000 जो आया इसके ऊपर 18%, यह आ गया 259380। सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगी लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो आप कर लेना सबको जोड़ चाड़ के। बस ये बताना था कि सेफगार्ड ड्यूटी कौन कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा, और सेफगार्ड ड्यूटी लगने के बाद CVD 37 जब निकालेंगे तो उसमें सेफगार्ड ड्यूटी जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सम। लेकिन ये सम अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किया हुआ था, मुझे सम अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको करा दिया। हम लोग आ रहे तीसरे वैरायटी में। ये जो सम कराने जा रहा हूं ये यूनिक सम है, ये थोड़ा अलग है, हट के है। टॉपिक का नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी बस ज्यादा नहीं कराना है, इसके ऊपर एक सम कराना है, वो अपने कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो है ना इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, वो आप पूरा का पूरा नया से देख लेना। ठीक है, वो नया वाला ऑलरेडी हमारा ऐप में अपलोडेड है। okay. अच्छा, देखते हो यदि टाइम मिला तो वो भी देख लेंगे। हाँ, पहले ये तो करें अपने एंटी डंपिंग ड्यूटी, या उसका एक समरी वीडियो अलग से देख लें।
देखो क्या थीम है। एंटी डंपिंग ड्यूटी में एक इलस्ट्रेशन है जो हमें बड़े प्यार से समझना चाहिए, एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत है। पहले सम दिखाता हूं। एच एक्सपोर्टेड गुड्स या एच ऑफ यूएसए एक्सपोर्टेड गुड्स at $1,000 per unit. Same goods has domestic price in country of export $1800 and it is exported to other country at same price at $1800। तो यही बात है, डोमेस्टिक प्राइस है और यही इसी प्राइस पे वो दूसरों को भी बेचा जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू of such goods in international market is $1750। landed value of such goods in India $1150। anti-dumping duty is ड्यूटी, या ऐसे बोले फाइंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी $1 इक्वल टू 80 रुपीज आपको दिया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये सम ट्रेंड में है, एग्जाम में इसका हिट होने की प्रोबेबिलिटी है ही है। ये बात देखो आप सब साथ में। दिस टाइम ग्रीन इज द सॉल्यूशन। चलो रेड इज द आंसर। रेड इज इक्वल टू आंसर सॉल्यूशन। तो देखो मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी maximum anti-dumping duty can be lower of following A margin of dumping or injury price। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है? मार्जिन ऑफ डंपिंग इज इक्वल टू नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू। नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां पे लिखता हूं। मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है? तो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज इक्वल टू नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। इस सब में नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है ढूंढिए आप। एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू 1800 है कि 1750 है। 1800 है कि 1750? सोच लिया आपने? तो आंसर इज नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां पे 1800।
और एक्सपोर्ट प्राइस है यहाँ पे जितना दिया हुआ है, गुड्स एक्सपोर्टेड एट 1000 2000, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग नजर आ रही है $800। ओके, इंजरी प्राइस, इंजरी गैप, दिस इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस लैंडेड वैल्यू। तो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू है यहाँ पे, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट इज 1750 1750। और लैंडेड वैल्यू कितना है? लैंडेड वैल्यू है समय दिया हुआ है 1150 इक्वल टू $600। इन दोनों में से जो लोअर है ना, लोअर ऑफ टू कैन बी द मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी, maximum anti-dumping duty। Therefore, anti-dumping duty can be 600 इंटू जो भी रेट है, एक्सचेंज रेट, शायद एक्सचेंज रेट 80 रुपये दिया हुआ सब में, तो आपका 48,000। ये सब मुझे लगा कि एक बार बच्चा देख के जाएगा तो बड़ा आसान है, नहीं देखा हुआ होगा तो एग्जाम हॉल में परेशान हो जाएगा, इसलिए मैंने सब आपको यहाँ पे अलग से करा दिया, क्योंकि वाइटल है, हो सकता है आपने रनिंग क्लास में कहीं ना देखा हो, तो हमने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी भी लगे हाथ करा देते हैं, ताकि आपका ये पूरा अमेंडमेंट क्लास बन जाए। तो वैसे तो ये पूरी क्लास में जब हमने कराया था तो करीबन 2 सवा 2 घंटे की या 2.5 घंटे की क्लास थी। यहाँ पे मैं आपको समरी में करा रहा हूँ तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने इसको कर लेंगे। थीम क्या है? थीम ये है कि आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, आप गुड्स इंपोर्ट करते हो और वो गुड्स इंपोर्ट करने के बाद आप उसे मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बनाते हो, या फिर उस गुड्स को यूज करके कोई आउटपुट सर्विस देते हो। तो आपने गुड्स इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद आप उससे या तो कोई फिनिश गुड्स बना रहे हो या फिर आउटपुट सर्विस बना रहे हो और फिर उसको बेच रहे हो, यू आर सप्लाइंग दिस। और अभी गवर्नमेंट ने ऐसा ही एक नोटिफिकेशन लाया है कि यदि ये गुड्स इंपोर्ट करके ये फिनिश गुड्स बना के बेचा जाए तो कंसेशन है, या ये गुड्स इंपोर्ट करके ये सर्विस दी जाए तो कंसेशन है। और आप एग्जैक्टली वही धंधा कर रहे हो। सपोज आप इंपोर्ट करते हो ए से आप फिनिश गुड्स बनाते हो बी, और अभी गवर्नमेंट ने कोई कंसेशन लाया है, कोई रिलैक्सेशन लाया है कि इफ ए इज इंपोर्टेड for manufacture of B, then rate of duty shall be, rate of basic custom duty shall be 6% instead of 15%। अब आपको तो मजा आ गया, जैसे लगता है आप ही के लिए ये नोटिफिकेशन आया हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली यही काम कर रहे हो। तो आप बोले यस सर आई एम एलिजिबल फॉर दिस, आई एम एलिजिबल फॉर दिस, आई वांट टू इंपोर्ट एट 6%। आप गए कस्टम पोर्ट पे और आपने बोला दीजिए मुझे गुड्स एट 6%। तो वो बोले ये जो ए तुमने इंपोर्ट किया है ना, इससे तो बी भी बनता है, सी भी बनता है, डी भी बनता है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तू इससे बी बनाएगा? हो सकता है तू सी बना दे। तो बोले नहीं सर मैं इससे बी बनाऊंगा, मुझे कैसे मालूम, मैं कैसे मालूम करूं, मैं तुझ पे कैसे यकीन करूं कि तू इससे बी बनाएगा? बोला सर मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? बोला बेटा इसका एक प्रोसीजर है,
वो प्रोसीजर दिया हुआ इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। जा, वो पूरा प्रोसीजर पढ़ के आ, उस प्रोसीजर को फॉलो कर, तब तुझे गुड्स मिलेगा एट 6%, नहीं तो तुझे गुड्स मिलेगा एट 15%। ओ, इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हाँ, सीख के आता हूँ सर। हाँ, जा मुंद्रा जी के पास वहां सीख के आ जा। और आप आ गए, थोड़ा ड्रामा ज्यादा किया लेकिन काम का था। हाँ, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कब अप्लाई होता है। अब अपने करने क्या चाह रहे हैं? प्रोसीजर। तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि आप कस्टम पोर्टल पे जाके, कस्टम पोर्टल पे जाके अपनी पूरी डिटेल भरिए। कस्टम पोर्टल पे जाके अपनी पूरी डिटेल भरिए। ये बताइए कि आप कौन, नेम, एड्रेस, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, आपकी फैक्ट्री कहां कहां पे आप ए से बी बनाएंगे ये बताइए, और कितना ए लेके कितना बी बनाना है ये बताइए, और आपकी आपका वो जो फैक्ट्री है उसका लोकेशन बताइए। ये सारी आप जनरल इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डाल दीजिए। जी डाल दिए पोर्टल पे। ओके, अब आइए, ये है आपकी वो फैक्ट्री जहां पे आप ए से बी बनाने वाले, और ये है आपकी फैक्ट्री का, फैक्ट्री के जुरिडिक्शंस का प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ हैविंग जुरिडिक्शंस ओवर द फैक्ट्री, ओवर फैक्ट्री। इसे आप 2 कॉपी में अप्लाई कीजिए कि मैं ए इंपोर्ट करना चाहता हूं इतनी इतनी क्वांटिटी का, और उससे मैं बी बनाऊंगा इतनी इतनी क्वांटिटी। ये मेरा प्रोसेसिंग है, इसमें मेरा ये सीओन है, ये मेरा लॉस होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, इतना मेरा बी बन जाएगा और आप मुझे लाने की परमिशन दीजिए। आप अप्लाई करिए 2 कॉपी में, अप्लाई कर दिए, बस आपका काम हो गया। अब जिस कस्टम पोर्ट पे आप ये गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हो, ये है वो कस्टम पोर्ट, कस्टम पोर्ट। ये है उस कस्टम पोर्ट का प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर हैविंग jurisdiction over the custom port, over custom port। अब आप एक कॉपी में, आप हो वो फैक्ट्री, अब आप एक कॉपी में इनको अप्लाई करिए। ठीक है, आपने इनको भी अप्लाई कर दिया, उनको भी अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने यहां पे जब अप्लाई किया था तो 2 कॉपी में, यहां पे अप्लाई किया तो 1 कॉपी। वो इसलिए क्योंकि ये जो 2 कॉपी है उसमें से ये 1 कॉपी इन्हें भेजेगा, एंड दिस इज एज अ टोकन कि आई विल टेक केयर, आने दे। ये प्रॉपर ऑफिसर, ये हरी कैप वाला प्रॉपर ऑफिसर, ये हरी कैप वाला प्रॉपर ऑफिसर इस ब्लैक कैप वाले प्रॉपर ऑफिसर को ये एश्योरेंस दे रहा है कि गुड्स आने दे, गुड्स आने दे, आई विल टेक केयर। तो बोला ठीक है भाई, तुम्हारा जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है ही विल टेक केयर, ले जा, तो ले जा गुड्स एट कंसेशनल रेट। तो आपने कंसेशनल रेट पे गुड्स इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे गुड्स आपकी फैक्ट्री में आ गया, वैसे ही आप अपने जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर जी आपकी दया से गुड्स कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे आ गया है। अब आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। क्या चीज का? कितना गुड्स आया, उसमें से कितना प्रोडक्शन में यूज हुआ और कितना बचा हुआ है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। यदि आपको लगता है कि कुछ यूनिट सरप्लस आ गई है या कुछ यूनिट जैसा सोचा था वैसी नहीं आई, डिफेक्टिव आ गई है, तो वो यूनिट आप इमीडिएटली री एक्सपोर्ट कर दो, वापस भेज दो। लेकिन किसी भी सूरत पे
आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है ए, वो बी के अलावा और किसी काम में यूज नहीं आना चाहिए, अपनी प्रॉमिस नहीं टूटनी चाहिए। तो आप प्रॉमिस करके लाए हो कि मैं जो ए लाया हूं उससे बी बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। अब आप बोल रहे हो कि ए मेरा सरप्लस आ गया, मैं सरप्लस का क्या सी बना लूं? अरे नहीं बना सकते आप, ए से बी बनाना है। या तो ए से बी बनाइए और लगता है कि बी की इतनी दरकार नहीं है, ए सरप्लस है, तो फिर ए को वापस भेज दीजिए। आपको लगता है ए डिफेक्टिव आया, उससे बी बनेगा ही नहीं, तो वापस भेज दीजिए। परंतु आप उसको इधर उधर यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और इन रिकॉर्ड्स का आपको मंथली स्टेटमेंट भेजना है अगले महीने की 10 तारीख तक, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बस यही, और क्या कि कितना माल आया, उसमें से कितने का मैंने सदुपयोग किया और कितना मेरे स्टॉक में है। सदुपयोग मतलब ए से बी बनाया। अब इसमें इन दिनों में क्या हुआ, अमेंडमेंट ये आ गया कि कुछ और पोर्शन ऐड हो गया। अब सपोज मैं सारा गुड्स नहीं बना रहा, मैं गुड्स जॉब वर्कर के थ्रू बना रहा हूं। तो पहली बात, जब आपने अपनी सारी डिटेल भरी थी ना वो इंपोर्ट करने के लिए, उस समय आपको अपने जॉब वर्कर की भी डिटेल बतानी है। अरे वो उस समय केवाईसी भरा था ना अपना सारा, कि मैं ये मेरा एड्रेस, ये मेरी फैक्ट्री, ये मैं ए लाऊंगा, बी बनाऊंगा, मेरे को इस नोटिफिकेशन में छूट है, ये सब बताया था ना। क्या क्या बताया था? मैं अपना नाम, मेरा एड्रेस, मेरी इस फैक्ट्री में ए का बी बनाऊंगा, ए का बी बनाने में इस नोटिफिकेशन में छूट है, और उसी उसी और मेरी फैक्ट्री का लोकेशन ये है। उसी में आपको ये भी बताना है कि आपके जॉब वर्कर का लोकेशन क्या है, ठीक है? अब आप क्या करना चाह रहे हो, ए यहां पे ले आए। अब ए आप यहां से प्रोसेस करवाना चाहते हो, जॉब वर्कर के यहां से करवा सकते हो, करवा सकते हो। ये वही जॉब वर्कर है जिसकी डिटेल आप पहले ही दे चुके हो। अब आप जॉब वर्कर को जब माल भेजो तो भैया प्रॉपर इनवॉइस में और प्रॉपर ई वे बिल के साथ माल भेजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ई वे बिल लगा के माल भेजिए, और जैसे ही जॉब वर्कर के पास माल आएगा, ये अपने लाल टोपी वाले प्रॉपर ऑफिसर को, अपनी एरिया के प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर जॉब वर्कर प्रीमाइसेस, ओवर जॉब वर्कर प्रीमाइसेस, इसे ये इन्फॉर्म करेगा कि सर मेरे पास सामान आ गया है और मैं इस सामान का इससे ये बना रहा हूं, और जब भी ये सामान भिजवाएगा वापस तब भी इन्फॉर्म करेगा। यानी ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कितना माल आया, उसमें से कितना मैंने बी बनाया, कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, और कितना मैंने वापस इंपोर्टर को भेज दिया। ये इंपोर्टर है, मैंने इंपोर्टर को भेज दिया। जैसे जॉब वर्कर को ये 3 बातों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना माल आया, उसमें से मैंने कितने का प्रोसेस करके बना दिया और कितना मैंने वापस लौटा दिया, हिसाब मिलना चाहिए। 4000 यूनिट आया था, 4000 का मैंने प्रोसेस किया, 3000 को मैंने अभी तक कन्वर्ट करके वापस भेज दिया, 1000 मेरे स्टॉक में है, बताना पड़ेगा। तो जॉब वर्कर को ये 3 चीज बतानी है, अपने अपने जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर। वैसे यदि आपकी कोई ब्रांच है, आप इसे यूनिट बोल सकते हो, आपकी कोई दूसरी यूनिट है, वहां पे भी आप ये गुड्स भेजना चाहो तो भेज दो, उनको भी अपने वाले प्रॉपर ऑफिसर को यही 3 चीज बतानी है कि कितना माल आया, आते ही बताना है माल आया, और उसमें से कितना मैंने प्रोसेस करके वापस इंपोर्टर को भेज दिया और कितना मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, सब बताना है। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनमें से कोई भी बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूका और गुड्स इधर उधर लीकेज हुआ तो भैया ये तो पेनल्टी खाएगा ही, आप लोग भी पेनल्टी खाओगे। यानी सपोज जॉब वर्कर के यहां से चूक हो गई तो जॉब वर्कर भी पेनल्टी खाएगा और इंपोर्टर भी पेनल्टी खाएगा। पेनल्टी कैन बी अप टू ₹2 लाख। और डिफरेंशियल ड्यूटी तो आपका गला पकड़ के निकाल लेगा डिपार्टमेंट। ये 15% का गुड्स तुझे 6% पे दिया था, तूने ये बोला था ए से बी बनाऊंगा, ए से बी बना नहीं, गुड्स इधर उधर कहा गया, चल पेनल्टी दे। तो
मतलब चल डिफरेंशियल ड्यूटी दे, तो 9% ड्यूटी विथ 15% इंटरेस्ट, वो तो डिपार्टमेंट तुमसे निकलवा ही लेगा, प्लस 2 लाख की पेनल्टी और लेगा, इससे भी और इससे भी, जिसने डिफॉल्ट किया उससे भी और इंपोर्टर से भी। यदि आपने इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके आप लेके आए कैपिटल गुड्स, तो ये कैपिटल गुड्स भी आपको वैसे यूज करना है जैसा कि कंसेशन के लिए बोला गया था। यदि आप फलाना मशीनरी ला के ए बनाते हो तो आप बना सकते हो, फलाना मशीनरी ला के आप ए बनाते हो तो आप बना सकते हो। तो आप फलाना मशीनरी लाए और उससे आप ए बना रहे हो तो फाइन, अब आपके मशीनरी का काम हो गया, आपको जितना ए बनाना था बना लिया, आपको ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए थी 15%, लेकिन कंसेशनल रेट लगी 6%। ठीक है, आप 6% पे ड्यूटी पे मशीनरी ले आए, मशीनरी लाने के बाद आपने अपना प्रोडक्शन सही सही किया, पूरी मशीनरी का सदुपयोग किया, आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिला। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद आपको लगता है कि अब ये मशीनरी मेरे काम की नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो कभी भी आपको लगा कि अब ये मशीनरी मेरे काम की नहीं है, मैं इसको बेच देता हूं, तो लॉ बोलेगा अरे ऐसे कैसे बेच देगा? तो बोला सर मेरा जितना काम था मैंने कर लिया, अब ये मशीनरी मेरे काम की नहीं है तो मैं बेच देता हूं। तूने बोला था इस मशीनरी से मैं ए बनाऊंगा, बोला था हाँ, तो मशीनरी से ए बना, मशीनरी लाते बेचेगा कैसे तू? बोला सर ए बनाया ना। बोला ए ही बनाते रहे बाबू, ए ही बनाते रहे और कुछ मत कर। बोला सर ये तो चिपकने वाली बात हो गई, मशीनरी ले आया, ए जितना बनाना था 2 साल 3 साल बना लिया, अब मेरे को नहीं चाहिए ए, तो मैं मशीनरी का अब क्या करूं? तो लो बोला ऐसा, बोला हाँ, तो बोला फिर तुझे डिफरेंशियल ड्यूटी देनी पड़ेगी, डिफरेंशियल ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो बोला सर किस बात की डिफरेंशियल ड्यूटी? मैं मशीनरी लाया था ए बनाने के लिए, मैं ए बना रहा हूं, तो ए का मेरा काम हो गया, तो मैं कोई चिटिंग थोड़ी किया, मैं तो मशीनरी लाया था ए बनाने के लिए, ए बना लिया, 3 साल से ए बना रहा हूं, अब मेरे को काम नहीं है तो मैं क्या करूं? तो लॉ बोला डिफरेंशियल ड्यूटी दे। चल एक काम कर, तू इसकी रिड्यूस वैल्यू पे डिफरेंशियल ड्यूटी दे। सर मतलब सपोज तू मशीनरी लाया था 50 लाख, 50 लाख पे तुझे ड्यूटी देनी थी 15%, लेकिन तूने दिया 6%। ठीक है कोई बात नहीं, तूने 3 लाख ड्यूटी देके मशीनरी ले आया, नाइस। लेकिन अब तू इस मशीनरी को सपोज 3 साल यूज कर लिया, अब तू इसको बेचना चाहता है या कोई और काम में यूज करना चाहता है, तो तेरे को डिफरेंशियल ड्यूटी देनी पड़ेगी, नॉट ऑन 50 लाख बट ऑन रिड्यूस वैल्यू, क्योंकि तूने 3 साल तो इसका प्रॉपर यूज किया है, 3 साल तो तूने इसका सदुपयोग किया है, तो 3 साल के लिए मैं तेरी वैल्यू रिड्यूस कर देता हूं, उस पर ड्यूटी मत दे, लेकिन बच्चे भी रिटर्न ऑन वैल्यू पे ड्यूटी दे। बोला सर कैसे रिड्यूस करेंगे आप? बोला फर्स्ट ईयर मैं 4% पर क्वार्टर माइनस करूंगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर माइनस करूंगा, अच्छा, थर्ड ईयर में फिर 3% पर क्वार्टर माइनस करूंगा, अच्छा, फोर्थ ईयर में 2.5% पर क्वार्टर माइनस करूंगा पर क्वार्टर, फिफ्थ ईयर मैं 2.5% पर क्वार्टर माइनस करूंगा, और उसके बाद मैं 2% पर क्वार्टर माइनस करूंगा। तू बता तू मशीनरी कितने दिन यूज किया? बोला मैं तो सर 3 साल यूज किया। 3 साल यूज किया, पूरे 3 साल? हाँ सर पूरे 3 साल। तो पूरे 3 साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए 4% पर क्वार्टर 16%, सेकेंड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर, 1 साल में 4 क्वार्टर होते भाई, ये वही 4 है, थर्ड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर, 3 है, हाँ 3 है देखो, अच्छा हाँ, तो 16 12 18 22 28 12 40, तो तू 40% वैल्यू रिड्यूस कर ले, यानी तेरी मशीनरी थी 50 लाख की, तो 50 लाख पे डिफरेंशियल 9% मत दे, तू रिड्यूस कर ले, रिडक्शन 40%, 20 लाख रिड्यूस कर ले। अब तेरी रिड्यूस वैल्यू आ गई 30 लाख, आ गई 30 लाख।
इस 30 लाख पे तू डिफरेंशियल ड्यूटी, ये डिफरेंशियल ड्यूटी 9% कहाँ से आया? अरे 15% देना था, 6% दिया ही हूँ, तो बचा हुआ 9% में और दे देता हूँ। तो 2,70,000 तुझे भी ड्यूटी और देनी पड़ेगी। 2,70,000 ऐसे लग जाता 50 लाख पे 9%, 4.5 लाख। लेकिन ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया और बोला तू 2,70,000 ड्यूटी और दे दे। तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे टच कर लिया। इसके बाद ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हें तो पहले ही बता देता हूँ, हालांकि ये सुन के एग्जाम में बैठोगे गलत बात है। अब इसके बाद भाई ओरिजिनल क्लास में मैंने इसको 2.5 घंटे पढ़ाया है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 20-25 मिनट में समेटा है, लेकिन काम की सारी बात बता दी है। अब आप इसको अपने एक बार उस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 2022 इससे पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार है। कस्टम में और कोई अमेंडमेंट है नहीं जो आपके बहुत काम का है, तो मैंने आपको इतना ही बताया, ठीक है। इसके अलावा वो जो अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन आप वो सब देख के जाना। हाँ, क्या क्या बिल ऑफ एंट्री कब तक भर सकते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट, बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल किया तो पहले 3 दिन तक 5,000 रुपया पर पेनल्टी, 5,000 पर डे पेनल्टी, और उसके बाद रिमेनिंग डेज पे जितना डिले हुआ, रिमेनिंग डेज पे 10,000 पर डे की पेनल्टी। तो ये भी आप देख के जाना। एक ई क्रेडिट लेजर कस्टम में क्या होता है, ये आप थोड़ा सा देख के जाना। ये सब टॉपिक आप थोड़ा सा कर लेना। ई कैश लेजर में तो अमेंडमेंट आया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि वो देख के जाना। मुझे लगता है ये सब आप देख के जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।